नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां यूपी में 7 आईएएस अफसरों के तबादले। अमृता सोनी प्रमुख स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव बनी है, तो वहीं कृतिका शर्मा अपर आयुक्त उद्योग कानपुर बनाया गया है। तो वहीं प्रांजल यादव सचिव एमएसएमई बने हैं। आनंद सिंह को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है। गुराला श्रीनिवासुलु विशेष सचिव राजस्व विभाग बने हैं, तो अरविंद चौरसिया विशेष सचिव सिंचाई विभाग बने हैं। शर्मा प्रशांत विशेष सचिव मत्स्य विभाग बने हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कृतिका शर्मा अपर आयुक्त उद्योग कानपुर, आनंद सिंह विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तो वहीं गुराला श्रीनिवासुलु विशेष सचिव राजस्व विभाग बने हैं। शर्मा प्रशांत विशेष सचिव मत्स्य विभाग बने हैं। तो जिम्मेदारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है और नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसकी ये पूरी लिस्ट हमने आपको बताई है। तो 7 आईएएस अफसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं और नई जिम्मेदारियों से उन्हें नवाजा गया है यूपी में। और इसी के अनुसार जो ये नाम है 7 आईपीएस अफसरों के जिनके तबादले किए गए हैं, वो आपको बता रहे हैं। उनकी नई जिम्मेदारी देखिए, आपको बता रहे हैं कृतिका शर्मा को अपर आयुक्त उद्योग कानपुर का जिम्मा मिला है। कृतिका शर्मा अपर आयुक्त उद्योग कानपुर बनाई गई हैं। अब आगे वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती नजर आएगी। आनंद सिंह विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनको सौंपा गया है और इसी के साथ गुराला श्रीनिवासुलु विशेष सचिव राजस्व विभाग बने हैं। अरविंद चौरसिया विशेष सचिव सिंचाई विभाग बने हैं। शर्मा प्रशांत विशेष सचिव मत्स्य विभाग बने हैं। तो तबादला किया गया है 7 आईएएस अफसरों का और उनको नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। उसकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ वो नाम और साथ ही साथ उनकी नई जिम्मेदारियां जिनसे उन्हें नवाजा गया है और आने वाले समय में वो अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आएंगे। तो लगातार तबादले किए जा रहे हैं और हाल ही में यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और ये वो अहम नाम जिनके तबादले किए गए हैं और अलग विभाग सौंपे गए हैं, ताकि जो काम है उसकी गुणवत्ता बनी रहे और हर एक अधिकारी जो है पूरी ईमानदारी से काम कर पाए। इसके लिए खासतौर से देखिए आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए बड़ा फेरबदल हुआ है, तबादले किए गए हैं, 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, नई जिम्मेदारियों से उनको नवाजा गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं जिनको जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमृता सोनी, जिनको मुख्य सचिव का स्टाफ अफसर बनाया गया। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण पद होता है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कहें कि जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है उसका कहीं ना कहीं निगरानी करने का काम मुख्य सचिव का स्टाफ अफसर करता है। इसके अलावा कृतिका शर्मा है जो अपर आयुक्त उद्योग कानपुर बनाई गई, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर है, वहां पर नए नए उद्योग धंधे और आए दिन शुरू होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मानक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हैं उनको लेकर के संजीदगी दिखानी होती है, उन पर काम करना होता है। इसके अलावा प्रांजल यादव है एमएसएमई सचिव एमएसएमई बने हैं। काफी इस समय मुख्यमंत्री की नजर वाला ये विभाग है। प्रधानमंत्री भी इस पर नजर रखते हैं। एमएसएमई विभाग है जो हाल ही में भी उसको केंद्र सरकार ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर तमाम ऐसे उत्पाद हैं डिस्ट्रिक्ट के जिसको लेकर के प्रमोट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर पे इनकी पहचान मिल रही है। इसके बाद करें आनंद सिंह विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें गुराला श्रीनिवासु विशेष सचिव राजस्व बनाई गई हैं। अरविंद चौरसिया विशेष सचिव जो है सिंचाई बनाए गए। शर्मा प्रशांत विशेष सचिव मत्स्य विभाग बनाए गए। निश्चित तौर पर ये 7 आईएएस अफसर जो इधर से उधर किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ इसमें से अफसर थे जिनको हटाया गया था, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे, जिनकी जगह पर ये नए अफसरों को इनको तैनात किया गया। जी
बिल्कुल, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगे, इस उद्देश्य से भी ये तबादले जो है किए गए। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। लखनऊ से अगली अपडेट, जहां निकाय चुनाव को लेकर मैदान में बीजेपी। आज से क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू होगा। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी तैयार करेंगे रोड मैप। आज नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल सैनी। आगरा में वज्र क्षेत्र की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री। कल वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल सैनी। कल कानपुर में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। 9 तारीख को लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी अवध क्षेत्र की लेंगे बैठक। 9 सितंबर को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव को लेकर भी अब तैयारियां तेज हो गई हैं और बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में डटी हुई है। जहां कल 9 तारीख को लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी भी अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे और तमाम बड़े अधिकारी बैठकों का दौर जारी रखेंगे निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर। और चलिए अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी अब मैदान में है और बड़ी तैयारी है। बैठके का जो समय है वो निर्धारित किया जा रहा है। क्या ग्राउंड जीरो पर तैयारियां? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश भाजपा हो या केंद्र की भाजपा हो, दोनों केंद्रीय भाजपा नेतृत्व तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि केंद्र जहां भाजपा है सेंट्रल की, वो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर चुकी है। तो यूपी भाजपा है 2024 के साथ साथ निकाय चुनाव की जिम्मेदारी उठा रही है। निश्चित तौर पर इस समय देखें तो भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी नए हैं, धर्मपाल सिंह सैनी। साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी नए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा समय भी कम है और उनको जल्दी सबके साथ समन्वय बैठाना है। तो ऐसे में बैठक ही एक रास्ता है जिसके जरिए जो अपने पदाधिकारी हैं, अपने कार्यकर्ता, उनसे सीधे संवाद किया जा सके और साथ ही साथ उनसे रणनीति तैयार की जा सके। जो संगठन महामंत्री हैं वो पश्चिम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पश्चिम में उनकी आज बैठक होगी, उसके बाद आज जो है ब्रज क्षेत्र की बैठक लेंगे आगरा में। निश्चित तौर पर ये बैठकें हैं लगातार जारी रहेंगी अगले कुछ दिनों तक। 9 तारीख को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बैठकों का दौर शुरू होगा। वो कानपुर, अवध और पूर्व के जो क्षेत्र हैं उनकी बैठक लेंगे। निश्चित तौर पर लगातार जो दोनों संगठन महामंत्री हों या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हो, दौरे जारी हैं। दोनों जिलों के दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करना चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे जो बातचीत करना चाह रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो संवाद की स्थिति खत्म हो रही थी उसको फिर एक बार बनाया जा रहा है। क्योंकि ऐसा मानना है कि बूथ जो लेवल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, वही कहीं ना कहीं उसकी जीत का मंत्र है और उसी पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नए दोनों पदाधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और बूथ लेवल पर ही लोगों से संवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ पदाधिकारियों से संवाद साध रहे हैं। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव वो कैसा हो, साथ ही साथ इसी साल निकाय चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि सभी जो नगर पालिका सीटें हैं और जो नगर निगम सीटें, सभी पर अपना कब्जा किया जाए और साथ ही साथ जो छोटे छोटे चुनाव हैं, चाहे वो सभासद के हों या पार्षद के हों, दोनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। क्योंकि 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं यहीं से तय हो जाए कि आखिर आगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है। हालांकि जैसा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी, पहले कहा जाता था कि वो शहरी क्षेत्र की पार्टी है और तमाम नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी कब्जा रखता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इतना टफ नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कोई भी हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे छोटा से स्तर का चुनाव हो, सब में तैयारी बराबर करती है। जी बिल्कुल, और देखिए निकाय चुनाव के माध्यम से बीजेपी कहीं ना कहीं एक जमीनी तौर पर खुद को मजबूत करने की भी कोशिश में लगी हुई है लगातार, ताकि जड़ मजबूत हो सके 2024 क्योंकि नजदीक है। और इसके लिए क्या गुरु मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को इन बैठकों के जरिए भी दिया जाएगा आगे? निश्चित तौर पर जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी, कहीं ना कहीं उन सीटों पर ज्यादा जोर देना, क्योंकि जब निकाय चुनाव होंगे तो एक तरीके से सेमीफाइनल उन सीटों पर होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2019 में लोकसभा का हारी थी। निश्चित तौर पर वहां पर अगर बेहतर परफॉर्मेंस होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति इस समय चल रही है वो कारगर साबित होगी माना जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और पन्ना प्रमुख हैं, ये शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, इन लोगों को एक्टिव किया जा रहा है और सबसे ज्यादा जोर इन्हीं पर दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा जो बेहतर काम इन्हीं से लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये एक कड़ी है तीनों की, जो जहां कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हो वो बेहतर रहता है इससे। जी
बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जहां दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। तो वहीं महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि, साप्ताहिक कार्यक्रम महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि है। साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा का भी शुभारंभ करना है सीएम योगी को। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का यह दौरा, दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और इस दौरान साप्ताहिक कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करते नजर आएंगे। साथ ही साथ बड़े उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि में भी शामिल होंगे, महंत अवैधनाथ की भी पुण्यतिथि। साप्ताहिक का कार्यक्रम श्री राम कथा का भी शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के लिए खास उनका 2 दिवसीय गोरखपुर का ये दौरा बेहद ही ज्यादा अहम है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। तो आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो देखिए, गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद ही ज्यादा खास रहता है और इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। साथ ही साथ गोरखपुर वासियों के लिए कुछ बड़ा तोहफा भी रहता है उनके दौरे में और जनता दरबार भी सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर लगाते हैं। तो अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ये कार्यक्रमों में भी शिरकत करते नजर आएंगे। तो साप्ताहिक कार्यक्रम एक तरफ, तो वही श्री राम कथा का भी शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, इसके लिए भी खास दौरा है उनका। तो वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जो तमाम विकास की परियोजनाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, आगे उनको कैसे रफ्तार देनी है, इसको लेकर भी विचार विमर्श करते नजर आएंगे, मंथन किया जाएगा। दोपहर बाद समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र का पहले रुक कर लेते हैं। हरेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय दौरा होने वाला है, कई बड़े कार्यक्रम है उनकी, क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। यह पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह का आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर पहुंच रहे हैं। खास तौर से महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह मनाई जाएगी, जिसमें रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन किया जाएगा। उसी का शुभारंभ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। खास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान जहां एक तरफ पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ होगा, वहीं गोरखपुर के मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और सुबह जो है कि जनता दर्शन का कार्यक्रम भी लगाएंगे, क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। तो 2 दिवसीय दौरे के दौरान जहां अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे, वहीं पूर्वांचल की जनता, जो पीड़ित जनता है, उनकी फरियाद भी सुनते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जाएंगे। बिल्कुल, तो खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। हरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, अश्विनी भी बने हमारे साथ। अश्विनी, देखिए, गोरखपुर का एक तरफ खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो वहीं साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रम भी उनके निर्धारित है, क्या मायने उनके इस खास दौरे के? योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर दौरे के दौरान अपने गुरु जो दिग्विजय नाथ हैं और अवैधनाथ जी हैं, उनके पुण्यतिथि के साप्ताहिक कार्यक्रम समारोह में शामिल होंगे। उसमें रामकथा का शुभारंभ होना है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ जो गोरखपुर के आला अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा में कि आखिर गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग तरीके से अधिकारियों की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर जाते हैं तो बड़ी संख्या में अधिकारी जो पीड़ित लोग होते हैं वो मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको न्याय की उम्मीद वहां से होती है।
और मुख्यमंत्री बतौर एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पीठी दोसर के रूप में वहाँ पर मौजूद होते हैं। तमाम उनके अनुयायी वहाँ होते हैं जो अपनी परेशानी लेकर जाते हैं। निश्चित तौर पर उनका निराकरण होता है। साथ ही साथ वहीं से तैयार होती है लिस्ट अधिकारियों की, आखिर कौन सा अधिकारी काम कर रहा है बेहतर कि नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री का दौरा है और तमाम उन परेशान लोगों को लिए एक राहत वाला दिन होगा कल का, कि जब मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रख पाएंगे और उनकी सुनवाई हो पाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, जनता दरबार बेहद ही ज्यादा अहम रहता है और जनता अपनी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं अश्विनी पहुंचती है। और देखिए, क्योंकि 2024 भी नजदीक है और ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और गोरखपुर वासियों से जो वादे किए हैं कहीं ना कहीं उसको पूरा करने पर भी फोकस रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है अश्विनी, बने रहिए, आप हमारे साथ। लौटते हो आपके पास। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के छात्र विंग अध्यक्ष वंशराज दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर संजय सिंह ने एक अभियान की शुरुआत की थी। सेल्फी विद सरकारी स्कूल एक नंबर जारी किया गया, जिसमें पूरे यूपी से स्कूलों के बदहाल तस्वीरें भेजी गईं और 7,500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ऐसे में अलग अलग बीजेपी शासित प्रदेशों में स्कूल बंद किए गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूल दुरुस्त कर रही है, जिसकी चर्चा अब देश विदेश में हो रही है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लोकार्पण को कुल 10 महीने बीते हैं, जिसमें अब भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलेआम सामने आ रही है। जमीन का विनिमय कराने के एवज में जालसाजों ने मालिक से तत्कालीन एडीएम के नाम पर 15 लाख का सौदा कर लिया। तो वहीं पेशगी के तौर पर 10 लाख रुपए जालसाजों ने ऐंठ लिए। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसपी सुल्तानपुर से मिलकर गुहार लगाई है। कानपुर में युवक की डंडे से पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। घटना नजीराबाद थाना क्षेत्र के आरके नगर की है। देखिए, थाना क्षेत्र नज़ीराबाद में आरके नगर एक एरिया है। यहाँ पे लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसको किसी ने डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी है। हमें जब सूचना प्राप्त हुई तो थाना पुलिस यहाँ पे आई और जो बॉडी थी उसकी हम लोगों ने शिनाख्त कराई और ये यहीं लोकल में ही रहने वाला है। उसका नाम बलवीर है और उसको पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हेतु भेज दिया है। और हमें एक महत्वपूर्ण इसमें एक सुराग भी, एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। उसी के बेसिस पे हमने 4 टीमें बना दी हैं और जिसमें वो फुटेज में दिख भी रहा है कि मारने वाला व्यक्ति डंडे से उसको मार रहा है। और मुकदमा हम उनकी फैमिली की तरफ से अभी तहरीर प्राप्त करके लिखाया जा रहा है और उसके बाद उसको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद से अगली खबर, जहां महिला के पर्स से रुपए निकालना महंगा पड़ा है। जहां महिला के पर्स से चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। महिला ने चोर को पकड़कर चप्पलों से उसकी जमकर धुनाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना उत्तर के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देश भर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं ठीक एक दिन बाद जालौन के उरई में शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने बुरी नीयत दबोचा और कमरे में बंद कर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो शिक्षक ने उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की धमकी दी। पूरे मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वारदात उरई कोतवाली क्षेत्र की है। एक दूसरे के रूम में लेटे थे तो मैम ने मना भी नहीं किया था और हम डर लगता था तो हम ऊपर वाला रूम था तो हम नीचे लेट गए थे तो इसलिए मैम ने हमें मारा था। कौन सी मैम ने? मैनपुरी से अगली खबर, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर
हंगामा काटा है। 25,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था अस्पताल। महिला की मौत के बाद स्टाफ और डॉक्टर फरार हुआ। थाना बेवर इलाके के आरआर हॉस्पिटल जीटी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था अस्पताल और देखिए फर्जी तरीके से ट्रीटमेंट यहां पर चल रहा था। महिला की मौत के बाद स्टाफ और डॉक्टर फरार हो गए। थाना बेवर इलाके के आरआर हॉस्पिटल जीटी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद आज सपा नेता आजम खान ने पार्टी कार्यालय दारुल अवाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी आदित्यनाथ पर तीखे कटाक्ष किए। आजम खान ने योगी आदित्यनाथ के गलत हाथों में चाकू होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिए। मैंने कलाम दिया है, हाथों में आपने चाकू ही दिया है। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम। उन्होंने कहा कि रामपुर में हमारी बनाई चीजों पर दूसरों के नाम लिखने से उनका अपमान हुआ है। सत्ता आई तो दोबारा उनका सम्मान वापस मिलेगा। लोग नारा लगाते हैं शेर हिंद जिंदाबाद, शेर उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन बताते हैं कि ये व्यक्ति इंसान नहीं है, जानवर है। क्योंकि बहरहाल शेर भी जानवर है। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल उन कमज़ोरों के हाथ में चाकू था जो उससे रोज़ी कमाते थे। आज ये चाकू आपने सत्ताधारी लोगों के हाथ में दे दिया है। मतलब सबको मालूम है क्या है। लोग नारा लगाते हैं शेर हिंद। लखीमपुर खीरी में बेसिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर कच्ची शराब की थैली लेकर शराब की सप्लाई करता छात्र नजर आ रहा है। तो वहीं महेवागंज चौकी पुलिस की नाक के नीचे कच्ची शराब का बनाकर बेचा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक 6 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेसिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक बच्चा कच्ची शराब हाथ में लिए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो महेवागंज इलाके का बताया जा रहा है। कासगंज से अगली खबर, जहां किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या। किसान की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई है। हत्या से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुरानी रंजिश में किसान सुरेंद्र को गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया में ये बात सामने आ रही है। तो वहीं थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के डुंडारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, किसान की हत्या की गई है। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि हत्या को अंजाम दिया गया है। इस हत्या के बाद से ही जहां इलाके में दहशत का माहौल है तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो कासगंज से ये पूरा मामला है जहां पर एक किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। देखिए, थाना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत गांव डुंडरा में एक व्यक्ति नामक सुरेंद्र की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी सीओ और एसएचओ सभी मौके पर पहुंच गए। मौके में मुआयना भी हो गया। समय पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। और चश्मदीद गवाह की प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति नामक हंसराज और उनके पुत्र भूपेंद्र ने इनको गोली मारकर हत्या की है और तहरीर भी मिल चुका है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।